नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास शो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में, जहां हम कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स लेकर के आते हैं, उनको फंडामेंटली हम स्टडी करते हैं और आखिर में हम जानते हैं जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके दिए हुए टारगेट प्राइसेस जो आने वाले 12 महीनों तक के लिए हो सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग रेगुलरली हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट स्टॉक शेयर करते हैं, जिनमें से हम कोशिश करते हैं हर एपिसोड में कुछ स्टॉक्स पिक करने की। तो इस एपिसोड में भी अपने पसंदीदा जो शेयर्स हैं हमारे साथ वो ज़रूर साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। JSW स्टील की बात करते हैं। JSW स्टील लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ के लिए तैयार है। हालांकि अभी स्टील प्राइसेस की गिरावट के कारण कुछ चैलेंजेस जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। आइए पहले इसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से स्टील की मांग बढ़ रही है। JSTL की कैपेसिटी एक्सपेंशन सही डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है फिलहाल, और FY25 में 9% और FY26 में 8% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीदें की जा रही हैं। ग्लोबल स्टील प्राइसेस खासकर चाइना की ओवर सप्लाई के कारण गिर रही है, जिससे कि JSTL की जो मार्जिन है उन पर आने वाले समय में दबाव रह सकता है। डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस भी सेकेंड क्वार्टर FY25 में 4 से 5% तक कम हुई हैं। हालांकि प्राइसेस कमजोर हैं। JSTL को FY26 में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की फिर भी उम्मीद है, क्योंकि प्राइस रिकवरी और कैपेसिटी रैंपअप से EBITDA करीब जो है वो 40,500 पर टन INR रहने की उम्मीदें हैं। अब कंपनी अपनी जो 35% आयरन ओर ज़रूरतें हैं वो कैप्टिव माइन से पूरी करती है और इसे बढ़ाने की अब प्लानिंग है। क्वार्टर फर्स्ट FY25 में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का हिस्सा 64% था और JSTL इसे लॉन्ग टर्म में 50% से ऊपर बनाए रखने का एम रख रही है। विजयनगर, BPCL और जम्मू एंड कश्मीर की कोटिंग लाइंस जैसे खास एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सही डायरेक्शन में फिलहाल जाते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी अगले 3 साल में 644 बिलियन INR का कैपेक्स जो है वो प्लान लेकर के फिलहाल चल रही है, जिसमें से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए 370 बिलियन INR और नए अप्रूवल्स के लिए 273 बिलियन INR शामिल है। यहाँ सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल बाई की रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं और जो टारगेट प्राइस है वो दिया जा रहा है 1100 रुपए का, और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 19 सितंबर 2024 तक 955 रुपए के करीब है। ओला इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक जो E2W मार्केट में लीडर है, आने वाले सालों में यहाँ पर चुनौतियों का कुछ सामना करता हुआ दिखाई दे सकता है। भले ही अभी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसे कई इंसेंटिव्स का फायदा फिलहाल मिल रहा है, लेकिन कंपटीशन बढ़ने से इसका जो मार्केट शेयर है वो कम हो सकता है। चलिए कुछ की पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर FY25 में 42.4% से गिरकर FY31 में जो है 25% होने की उम्मीद है। ऐसा क्यों? क्योंकि नए खिलाड़ी जैसे होंडा हो गया, सुजुकी है, वो मार्केट में आएंगे और बाकी जो E2W कंपनियां हैं अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और उनकी जो रीच है वो बढ़ाएंगी। इसके अलावा कंपनी के इंसेंटिव्स भी तब तक जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। E2W यानी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट जो है वो बढ़ रहा है और FY29 तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पेनिट्रेशन भी 23.5% तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन कंपटीशन अभी और बढ़ेगा। ओला इलेक्ट्रिक अपने की कंपोनेंट्स जैसे मोटर्स और बैटरीज खुद बनाती है और सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स का जो फायदा है वो ये उठाती है, लेकिन इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होता है इन्हें। कंपनी का EBITDA FY27 तक ब्रेक इवन करने का प्रेडिक्शन है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी क्योंकि ये एक कैपेक्स हैवी बिजनेस मॉडल है, यानी कि इसे परफॉर्म करने के लिए, ग्रो करने के लिए हाई लेवल कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है। यहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव, बढ़ता कंपटीशन और बैटरी प्रोडक्शन को तेजी से स्केल अप करने में आने वाली दिक्कतें। और इन्हीं रिस्क को देखते हुए स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है वो 99.6 रुपीज़ दिया गया है और इसे सेल की सलाह दी गई है, जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है वो 19 सितंबर तक है 116 रुपए के आसपास। ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में अच्छी कंडीशन में है, लेकिन फ्यूचर में इसके मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी पर जो असर है वो पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और यही कारण है कि यहाँ पर जो ब्रोकरेज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर के। बात HUL की करते हैं। देखिए, HUL ने ग्रोथ को वापस लाने और मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई है। इसमें इन्होंने 4 खास कदम शामिल किए हैं: प्रोडक्ट सुपीरियरिटी, प्रीमियमाइजेशन, हाई ग्रोथ कैटेगरीज पर ध्यान देना और सेल्स चैनल के साथ पार्टनरशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। हाल ही में इनके जो सोप्स हैं जैसे लक्स और लाइफ बॉय जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मूला इन्होंने बदला है और इससे क्या हुआ है कि पाम ऑयल पर इनकी डिपेंडेंसी अब कम हो गई है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट्स और ज्यादा इनके जो है वो सस्टेनेबल बनेंगे। कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे HUL प्रीमियमाइजेशन पर ध्यान दे रहा है और पिछले 3 सालों में अपने प्रोडक्ट मिक्स को 300 बेसिस पॉइंट्स तक ये सुधार चुका है।
खासकर इनके होम केयर लिक्विड्स, ब्यूटी और बॉडी वॉश जैसी जो कैटेगरीज है उनमें। फैब्रिक केयर सेगमेंट जो है इनका, उसमें लिक्विड्स तेजी से बढ़ रहे हैं और रिन के 99 रुपीज पैक जैसे जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं वो काफी फेमस होते हुए भी नजर आ रहे हैं। सोप्स में कंपटीशन से निपटने के लिए लक्स और लाइफ बॉय के इन्होंने काफी सारे नए फॉर्मुलेशंस भी तैयार किए हैं जो मार्च 2024 तक आपको मार्केट में भी दिखाई देने लग जाएंगे। स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे ग्लो एंड लवली को भी इन्होंने अब अपडेट किया है ताकि इनकी भी सेल्स जो है वो और बढ़ाई जा सके, और लैक्मे और पॉन्ड्स जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लॉन्च किए जा रहे हैं। स्ट्राटोस जैसी नई टेक्नोलॉजीज जो पेटेंटेड सोप फॉर्मूला है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और पाम ऑयल की यूजेज को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई है स्पेशली, जिससे जो इनके जो सस्टेनेबिलिटी के गोल्स हैं वो पूरे हो सकें। लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट्स जैसे 10 रुपीज़ स्टॉक कीपिंग यूनिट में कीमतों की कटौती से शॉर्ट टर्म में ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, लेकिन रॉ मटेरियल्स की इन्फ्लेशन से फ्यूचर में प्राइस हाइक्स जो हैं वो हो सकते हैं। कुल मिलाकर HUL का इनोवेशन, प्रीमियमाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और मार्केट शेयर में जो सुधार है वो लेकर के आएगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में इन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस है MK, उन्होंने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 3,200 रुपए, जबकि शेयर का करंट प्राइस 19 सितंबर 2024 तक है 2,870 रुपए के करीब। फेडरल बैंक की बात करते हैं। फेडरल बैंक ने फिलहाल अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जिसमें कि 2.2 ट्रिलियन रुपीस जो इनका लोन बुक है और 2.7 ट्रिलियन रुपीस का डिपॉजिट बेस है, जिससे ये क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके और करीब पहुंच रहा है। बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन्स और वेल्थ मैनेजमेंट पर भी फोकस किया है, साथ ही अपनी कॉर्पोरेट बिजनेस को भी बढ़ाया है ताकि इनका जो प्रॉफिट है और वो बढ़ सके। सितंबर 2024 में नए CEO आने के बाद चैलेंज ये हुआ कि FB की जो मजबूत बैलेंस शीट है उसको बेहतर प्राइसिंग पावर, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के जरिए एक स्टेबल प्रॉफिट में बदला जा सके। ये इनके लिए एक चैलेंज होने वाला है। कुछ की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट बेस। FB के पास 69% ग्रेन्युलर डिपॉजिट्स हैं जो डिपॉजिट स्टाफ एनवायरनमेंट में इनको फायदा देती है। स्टेबल बैलेंस शीट है इनके पास। FB की बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसमें एसेट क्वालिटी बेहतर है और क्रेडिट कॉस्ट इनके कम है, भले ही इनका जो टाइम है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है। डिपॉजिट मिक्स में इनको लेकिन सुधार की जरूरत है। अच्छे डिपॉजिट के बावजूद FB के फंड्स की लागत उतनी चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि CA/SA रेशो जो है इनका वो कमजोर है और इसे सुधारना फिलहाल एक प्रायोरिटी रहेगी। प्राइसिंग पावर की बात करें तो FB ने कंपेटिटर्स के मुकाबले अपने लोन्स की कीमतें क्या किया था, कम रखी, जिससे इनकी एसेट क्वालिटी तो अच्छी बन गई, लेकिन मुनाफे में भी इससे कमी आती है। तो बैंक को अपनी प्राइसिंग पावर को फिलहाल सुधारने की जरूरत है। ROA में सुधार की जरूरत है। रिटर्न ऑन एसेट्स को बढ़ाने के लिए फेडरल बैंक को बेहतर प्राइसिंग, क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स और ऑपरेशनल कॉस्ट को और मैनेज करने पर ध्यान देना होगा। साथ ही टेक्निक और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट इन्हें जारी रखना होगा। शॉर्ट में कहें तो फेडरल बैंक की फाउंडेशन स्ट्रांग है, लेकिन अगले लेवल तक पहुंचने के लिए इसे डिपॉजिट मिक्स में सुधार चाहिए, प्राइसिंग में सुधार लाना होगा और एफिशिएंसी भी बढ़ानी होगी। यहाँ पर जो ब्रोकरेज है उन्होंने बाई की रेटिंग दी है फिलहाल और टारगेट प्राइस दिया है 225 रुपए का, और शेयर का जो करंट प्राइस है 19 सितंबर 2024 तक वो 184 यानी कि 184 रुपीज के आसपास है। इसके अलावा काफी लोग PSUs डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के भी कंफ्यूज हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इनमें फिलहाल पैराबोलिक फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में भी आप देखेंगे तो यही देखा गया है कि या तो साइडवेज मूवमेंट चला है या फिर ये नीचे चला जाता है। तो ऐसे में ET नाउ स्वदेश के एक्सपर्ट रजत जी की सलाह ये है कि HL, BL जैसे जो शेयर हैं यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। बने रहना है अगर आपको, तो इसके लिए NTPC जैसा शेयर है उसमें रुका जा सकता है। तो अगर आपके पास PSU बास्केट स्टॉक्स हैं इन शॉर्ट, तो एक बार आप मुनाफा वसूली यहाँ पर कर लीजिए और आगे जाकर के आपको 2025 में फिर मौका जरूर मिलेगा। इन्हें अच्छे प्राइस रेंज में आप खरीदिए, क्योंकि ये जो एक तरफा मूवमेंट है वो ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। तो आप वापस से 2025 में अच्छे प्राइस रेंज में इन शेयरों में एंट्री कर पाएंगे। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। अपनी फेवरेट स्टॉक्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अपने कुछ सजेशंस हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी शो में इसी समय। तब तक के लिए मैं ऋतु शर्मा आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.